हेलो दोस्तों। कल हम एग्रीकल्चर से संबंधित करंट अफेयर पढ़े थे। उसका हमारा बेस था पीआईबी का जो रिपोर्ट था, उसके माध्यम से हमने एग्रीकल्चर से संबंधित रिपोर्ट पढ़ा था और पढ़ा था उस इसमें बजट में जो नई योजनाएं थी इससे रिलेटेड और जो अभी तक 10 साल में सुधार हुए हैं सरकार द्वारा एग्रीकल्चर में और पशुपालन में, उसका करंट हमने देखा था। क्योंकि वीडियो 1 घंटे की हो रही थी वो, तो इसलिए हमने उसका बेसिक काट दिया था। तो इसमें आज हम एग्रीकल्चर का मूलभूत बेसिक्स पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे हम कुछ डाटा के बारे में बात करते हैं, जिसका सोर्स है, जो मैं डाटा यहाँ पे लाया हूँ उसका सोर्स है कृषि जनगणना। ये 11वीं जनगणना है जो हुआ था 2021 और 22 में। कराया कौन था? तो ये कराया था कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग। किसके अंतर्गत आता है? कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि जनगणना कराई गई थी। कौन सी? 11वीं, अभी लेटेस्ट है। और ये आया था, इसका रिपोर्ट 2020-21 से लेकर 2022 तक। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? इसमें जो डाटा कलेक्ट किया गया था तो उसका क्या परिणाम निकला, उसका पूरा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जो कुछ उसके आधार पे हमें पता चला है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बार तो ये जो 11वीं जनगणना थी, जनगणना नहीं, कृषि जनगणना। ठीक है, जो 11वीं कृषि जनगणना थी वो पहली बार ऐसा है कि डिजिटल एग्रीकल्चर जनगणना हुआ है। तो ये याद रखने वाली चीज है। उसके बाद उसमें बताया गया कि जो जोत का आकार है उसमें कमी आई है। जोत का आकार मतलब कि जैसे एक खेत जो होता है उसका आकार कितना है, तो उसके आकार में कमी आ रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जोत के आकार में कमी आएगी, क्योंकि जमीन तो नहीं बढ़ेगी। अब किसी आदमी के पास मान लीजिए इतना खेत था, उसके बच्चे हुए, उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब वो 2 बच्चों में जब खेत बटेगा तो फिर आधा हो जाएगा, तो इसका जोत का आकार इतना हो गया। अब उसके बच्चे होंगे 2-2, तो फिर खेत का आकार ये हो जाएगा। तो खेत का आकार घट रहा है। ठीक है, तो यानी खेत का आकार घटने का मतलब ये तो खेत का आकार कम हो रहा है, दूसरा लोगों के पास खेत कम हो रहा है। ठीक है, एक आदमी के पास पहले इतना खेत था, अब इसी में 4 आदमी है। तो इसका मतलब कि छोटे और सीमांत किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट ये लगी कि कृषि का महिलाकरण हो रहा है। ठीक है, कृषि का महिलाकरण हो रहा है। कैसे? क्योंकि अभी क्या होता है कि पहले जो कृषि अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ा सा प्रभावकारी थी, यानी उससे लोगों का घर बार चल जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि कृषि से उतना मुनाफे की खेती रह नहीं गई। ठीक है, तो लोग उस कमाने के चक्कर में बाहर चले जाते हैं। अब चूंकि संसाधन भी हो गए हैं, मशीनीकरण भी ठीक ठाक हो गया खेती का, तो उसका फायदा मिलता है कि घर पे अगर जो महिलाएं हैं वो भी खेती करवा लेती हैं। ठीक है, एक फोन कॉल किया, ट्रैक्टर वाला आया, करके चला गया सब कुछ। तो कृषि का महिलाकरण हो रहा है, ये रिपोर्ट में था। मतलब महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, ये अच्छी चीज है। ठीक है, उसके बाद सिंचाई का जो सुविधा है उसका विस्तार हुआ है। फसल के पैटर्न में बदलाव आया है। उसका कारण है कि एक तो एमएसपी की सरकार, जिस पे एमएसपी ज्यादा जारी करती है वो फसल लोग ज्यादा उगाना पसंद करते हैं। दूसरा है मार्केट डिमांड, यानी अगर बाजार में किसी चीज की डिमांड बढ़ रही होती तो किसान क्या काम करेगा, उसका मतलब वो फसल उगाना शुरू कर देगा। इसी तरह थोड़ी बहुत लोगों में जागरूकता भी आ रही है चीजों को लेके कि किसकी डिमांड ज्यादा है, किसकी डिमांड कम है, क्या खाने से ज्यादा स्वास्थ्य पे प्रभाव अच्छा पड़ता है। लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और क्रेडिट सिस्टम भी बदला है, यानी किसानों को अब जैसे आपने पढ़ा था ना केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, केसीसी, तो इसके तहत आपने देखा था कि वहां पे 5 लाख जो सीमा बढ़ा दी गई है। और साथ साथ पीएसएल के तहत भी कुछ जो किसानों को सस्ते ऋण मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर की क्रेडिट सिस्टम भी बढ़ा है। इन सब के कारण जो महंगी फसलें थे, जो बीज किसान नहीं खरीद पाते थे बोने के लिए, अब वो खरीद पाते हैं, थोड़ा बहुत सक्षम हो रहे हैं। हाँ, पीएम किसान योजना भी चल रही है, तो खेती के समय पर अगर लोगों को 2000 मिल जाता है तो क्या काम करते हैं, उसे भी अपना बीज वगैरह खरीद लेते हैं। तो ये अच्छी चीज है कि मतलब इन सब फसल पैटर्न में बदलाव आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो संसाधन है कृषि के लिए वो कितने हैं। संसाधन क्या चाहिए? संसाधन चाहिए भूमि, पानी और जनसंख्या, है ना। यही लोग तो कृषि करेंगे, भूमि पे कृषि करेंगे, पानी सिंचाई करेंगे, और जनसंख्या से मतलब परिश्रम होगा। तो देखा जाए भारत के पास पूरी पृथ्वी का जो हिस्सा है, भारत के पास पूरी पृथ्वी का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 2.4% क्षेत्रफल या हिस्सा भारत के पास है। तो भारत के पास जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका एरिया कितना है पूरे परसेंटेज में? 2.4%।
और उस हिसाब से भारत 7वां सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। अब कहा जाए भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कौन सा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से हमारी जनसंख्या वैसे तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम 121 करोड़ के आसपास है, लेकिन अब जो इनडायरेक्ट जो डाटा कलेक्ट हुए हैं उसके अनुसार हम 140 करोड़ पार कर गए हैं। ठीक है, तो हमारी जनसंख्या जो है लगभग 18% के आसपास है। तो इससे क्या होगा, संसाधनों पर प्रभाव तो पड़ेगा, मतलब दबाव तो पड़ेगा ही। जल संसाधन की बात करें तो हमारे पास पूरे विश्व में जितना जल, हर तरह से सतही जल या ग्राउंड वाटर पे जितने भी जल हैं उसका 4% हमारे पास है, भारत के पास। तो ये डाटा हो गया जो ऊपरी डाटा होते हैं। इतने कम संसाधन में हमें इतने लोगों को खिलाना है। अब जिसके पास जनसंख्या मात्र पूरी जनसंख्या के 2% है, उनके पास 40% 35% संसाधन है। तो भारत सोचो कितना, मतलब संसाधनों की कमी में भी इतने लोगों को पाल रहा है भारत देश की बात कर रहा हूं, सरकार की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अब अगर कृषि की बात करें, ठीक है, कृषि की बात करें तो कृषि कैसी, इकोनॉमी की भाषा में कृषि कैसी क्रिया है, तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्रिया है। क्रियाएं, अगर आर्थिक क्रियाओं की बात करोगे तो आर्थिक क्रियाएं कई तरह की होती हैं। जैसे एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक, और ये एक होता है तृतीयक। इसमें वो होते हैं जो प्राइमरी लेवल पे चीजें होती हैं, मतलब जो कृषि से संबंधित या भूमि से संबंधित चीजें जितनी भी होती हैं वो प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया क्या होती है कि कृषि या जितने भी कच्चे माल, जो जैसे खनन जो है ना, खनन भी तो भूमि से संबंधित है ना, खनन। तो ये सब जितने भी कच्चे माल होंगे, ये इनका प्रोसेसिंग कहाँ होगा, किसी इंडस्ट्री में होगा। तो वो जो इंडस्ट्रियल काम होते हैं उसे कहा जाता है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, अब ये सब मतलब इंडस्ट्री वगैरह लाने के लिए कुछ हाई मतलब सर्विसेज देना पड़ता है। जैसे अब ये कच्चा माल यहाँ पे जो खुदाई हो रही है, इसको यहाँ तक पहुंचाएगा कौन, तो कुछ बीच में लोग लगे होते हैं ना, जैसे जो सर्विस देते हैं, मतलब जो सेवा देते हैं, सेवा के बदले में पैसे लेते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो एक प्रकार का मैं सर्विस दे रहा हूं, अब सर्विस के बदले हो सकता है मैं कुछ चार्ज करूं, तो उसको कहेंगे तृतीयक में। तो यहां पे आ जाता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसमें आ जाएगा कृषि, प्राथमिक में आ जाएगा कृषि और खनन क्षेत्र, द्वितीयक में आ जाएगा उद्योग, और तृतीयक में आ जाएगा सेवा। अब कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है तो वो सेवा क्षेत्र में है। कोई जो कंप्यूटर वाला काम कर रहा है, जो ना इंडस्ट्री से जुड़ा है ना खेती और खनन से जुड़ा है, तो वो क्या काम कर रहा है, सेवा क्षेत्र में है। ठीक है, अब जैसे कोई जैसे ट्रक वाले हैं, सामान कहीं लेके जा रहे हैं, तो ये भी सर्विस दे रहे हैं। इन सर्विस देने वाले के पास कोई भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। अब ट्रक ड्राइवर के पास अगर ट्रक उसका नहीं है और जो सामान ले जा रहा है वो भी उसका नहीं, वो बस एक जगह से उठा ले जाके दूसरी जगह रख रहा है, तो इसका मतलब वो बस सर्विस दे रहा है। ठीक है, आपका जो किराना वाला दुकान है वो सर्विस सेक्टर का है, वो इंसान वो सर्विस सेक्टर में लगा है, वो क्या काम करता है, प्रोडक्ट को बस लाता है, अपने यहाँ रखता है और आपको पहुंचा देता है, मतलब कंपनी से आप तक पहुंचाने का काम करता है और बीच में उसे अपना कमीशन खाता है, तो वो सर्विस सेक्टर है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना, सर्विस सेक्टर और मतलब आर्थिक क्रियाएं। तो कृषि कैसी आर्थिक क्रिया है, तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार 55% से ज्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब 50-60 के आसपास, इतना याद रखना, मतलब आधी जनसंख्या कृषि में लगी है, कृषि में लगी है। हमारे यहाँ की जो कृषि है वो ज्यादातर मानसून पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। भले हमारे यहाँ 3 मौसम होते हैं, पर वो मौसम डिसाइड होते हैं मानसून से। अगर मानसून अच्छा नहीं होगा तो उसके बाद वाली फसल अच्छी नहीं होगी। तो हमारे यहाँ कृषि किस पे आधारित है ज्यादातर, तो मानसून पर। बारिश नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगी, ग्राउंड वाटर सूख जाएगा, मृदा की नमी चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए अगर मानसून ना हो तो ये सब दिक्कतें आती हैं, तो खेती को नुकसान होता है। किसान क्या काम करेगा, खेत में फसल बो दिया, बारिश के भरोसे बैठा है, बारिश नहीं हुआ तो उसकी सारी फसल डूब जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कृषि है वो मानसूनी जुआ है, यानी किसान एक जुआरी टाइप का है, वो जुआ खेलता है। ठीक है, कि खेती के नाम पे। उसके बाद हमारे यहाँ भारत में ज्यादातर जो कृषि होती है वो जीविकोपार्जन होती है, यानी मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए होती है, न कि व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो ज्यादातर कृषि हमारे यहाँ कैसी होती है, जीविकोपार्जन। और कृषि में कल हमने देखा था करंट अफेयर में कि कृषि में सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब कि एक खेत में जहां 2 लोगों का काम है वहां 4 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, जबरदस्ती, मतलब उनको लग रहा है कि उनके पास रोजगार है, पर वो हकीकत में 2 लोग बिना काम ना हो, बिना जरूरत के वहां पे हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं से वो खेती कर रहे हैं।
तो वो बेरोजगार ही हुए। ठीक है, तो मतलब छिपा हुआ बेरोजगार, दिखता नहीं, कहने को तो कह देते हैं हम एग्रीकल्चर खेती करते हैं, पर हकीकत में वो बेरोजगार हैं। ठीक है, उसके बाद अगर भारत की जलवायु और मौसम की बात करेंगे तो भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है। लेकिन अगर एक बार क्वेश्चन आया था कि क्या मतलब भारत की जलवायु सिर्फ केवल उष्ण कटिबंधीय है और या भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय दोनों है, तो ये दो कथन चुनना था कौन सा सही है। तो अगर कभी ऐसा पूछे कि भारत की जलवायु कैसा है तो ठीक है, उष्ण कटिबंधीय है तो हाँ है, क्योंकि गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में उष्ण कटिबंधीय ही होता है। लेकिन जब ठंडी का मौसम आता है तो ठंडी रहती है, या ये भारत के एक हिस्से में जब ठंडी रहती है, दूसरे हिस्से में क्या रहता है, गर्मी। अब इधर गर्मी है तो इधर ठंडी रहती है। ठीक है, जब उत्तरायण दक्षिणायन होता है अक्षांशों का, लैटिट्यूड का, वो आप जानते हो। तो भारत में हर मौसम पाया जाता है। तो भारत केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता, भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी आता है, शीतकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है तो हाँ है। अब मौसम के आधार पे हमारे यहाँ जो फसलों का वर्गीकरण हुआ है, फसलों का वर्गीकरण किसमें हुआ है, जैसे खरीफ में, जायद में और रबी का, मतलब रबी। तो ये जो वर्गीकरण है कि खरीफ वाली फसलें कौन है, जायद वाली फसलें कौन है, रबी वाली फसलें कौन है, तो इनके वर्गीकरण का आधार क्या है, मौसम। क्यों? क्योंकि अभी आप पता चलेगा, क्योंकि ये फसलें एक खास मौसम में उगती हैं और खास वातावरणीय दशाओं में उगती हैं। जो खरीफ की फसलें होंगी उनकी बुआई कब होगी और जुताई कब होगी, मतलब उनका टाइम पीरियड क्या होगा, तो उनका टाइम पीरियड जून जुलाई से लेके अक्टूबर तक होगी। मानी उनकी मतलब उनका जो टाइम पीरियड होगा जून जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक। तो इसका मतलब जो बुआई होगी वो जुलाई के आसपास होगी और उसकी जो कटाई होगी वो सितंबर के आसपास होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सोचो ये महीना क्या होता है, जून का महीना, जुलाई का महीना गर्मी का महीना होता है। तो मतलब जब खरीफ फसलों की बुआई होगी तो उस समय टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, और चूंकि जुलाई का महीना भी है तो मानसून भी प्रवेश करता रहता है, इसका मतलब आर्द्रता भी चाहिए। ठीक है, तो खरीफ की फसलों के लिए टेम्परेचर अधिक चाहिए और क्या चाहिए, आर्द्रता भी चाहिए। कटाई के समय यानी जब फसल बुआ गई और जब कटाई के समय यानी जब फसल पकेगा तभी तो कटेगा, तो जब फसल को पकना होता है तो पकने के समय उसको टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए या कम चाहिए, आर्द्रता नहीं चाहिए। ठीक है, तो खरीफ की फसलें बुआई के समय, जिस समय जुलाई और जून जुलाई का महीना होता है, तापमान अधिक होता है। कटाई के समय या पकने के समय सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, यानी टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो जायद की फसलें समझ में आ गया। अब रबी की फसलें देखते हैं। इधर खरीफ की फसल की कटाई सितंबर अक्टूबर में हो रही है, तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई होती है। यानी खरीफ की फसलें जब कटती हैं तो टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो रबी की फसलें की बुआई के लिए टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए होता है या कम चाहिए होता है। ठीक है, जिसका समय क्या होता है बुआई का, अक्टूबर नवंबर। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। यानी कटाई के समय टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर क्या चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। बुआई के समय में टेम्परेचर कम चाहिए। समझ में आ गया। अब अगर जायद फसलों की बात करें तो जायद और रबी और खरीफ के फसलों के बीच में बोई जाती है। यानी अब इधर जुलाई से पहले काट लिया जाएगा और इधर मार्च अप्रैल के बाद बोया जाएगा और जुलाई से पहले काट लिया जाएगा। तो अब इसमें कौन सी फसलें आएंगी, सोचो खरीफ फसलें में कौन सी फसलें बोई जाती है, कौन सी फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, और कौन सी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अगर आपको ऐसे नहीं याद होता तो आप ये समझ लो जब आपका ये दिवाली होती है उस समय आपकी रबी की फसलें की बुआई होती है, और जब होली आती है तो रबी की फसलों की कटाई होती है। इसी तरह होली के बाद जो फसल बोई जाती है, मतलब मैं ये जायद फसलों की बात, ये आप जून जुलाई के आसपास कौन सा त्योहार पड़ता है याद करो, रक्षाबंधन वगैरह हो गया है ना, और सितंबर अक्टूबर मतलब ये अपना जो दशहरा वगैरह हो गया, दिवाली वाली। ठीक है, ये समझ गए। तो ये मार्च और मई में, मार्च से लेके मई तक कौन सी फसलें बोई जाती हैं, जायद की फसलें। क्लियर हो जाओ एकदम। जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलें और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। बोने के समय टेम्परेचर ज्यादा और काटने के समय टेम्परेचर नॉर्मल। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। जायद की फसलें रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती हैं, उसे मतलब महीना होता है मार्च और मई का बीच। तो इधर आप देखोगे जून जुलाई में ज्यादातर धान बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में आप क्या खाते हो, खीरा, ककड़ी, तरबूज वगैरह, है ना। उसके बाद ये हम पढ़ लिए। और अगर वर्षा की बात करोगे तो खरीफ की फसलें अगर बोई जाती हैं जून जुलाई में तो उसमें मानसून अच्छा होता है। कौन सा मानसून होता है, दक्षिण पूर्वी मानसून।
तो खरीफ की फसलों को कभी कभी क्वेश्चन आ जाए, खरीफ की फसलों को किस मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। अब अगर इधर एक देखो, रबी की फसलें ठंडी में होती है, लेकिन इनको किस वर्षा से पानी मिलता है? तो इनको लौटता हुआ जो मानसून होता है ठंडी के मौसम में, जिसे पछुआ विक्षोभ भी कहते हैं और लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, तो उससे इनको पानी मिलता है, यानी वर्षा का पानी मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर? आपके खरीफ की फसलों में धान आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा, अरहर आ जाएगा, तिल आ जाएगा, मूंग आ जाएगा, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू। अगर आपको धान याद रहेगा तो उसके साथ याद कर लो, अगर धान खरीफ फसल है तो धान के साथ अरहर, तिल, मूंग, बाजरा, तंबाकू एक बागानी फसल है, तो ये सब बोए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये था जायद। जायद की फसलों में क्या है? ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, करेला है। तो रबी की फसलों में क्या आ जाएगा? रबी की फसलों में क्या आ जाएगा? जौ आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, है ना, चना मटर और आलू। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए, भारत में जैसे आप ऐसा है कि कहीं ठंडी तो कहीं गर्मी, ये साल भर होता है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब भारत के दक्षिणी वाले भाग में गर्मी बढ़ रही है, तो अपने उत्तर भारत में क्या होता रहता है? ठंडी। तो इसी तरह भारत में कहीं कहीं ना ज्योग्राफिकल जो एरिया है, मतलब जो ज्योग्राफिकल एरिया है उस हिसाब से और उसके अक्षांश के हिसाब से और उसकी जो मतलब स्थानीय विशेषता है, जैसे कहीं पर्वत है, पठार है, तट है, तो उसके हिसाब से हर जगह की मौसम अलग अलग समय में अलग अलग होते हैं। तो कभी ऐसा हो, अगर पूरे भारत का मिला के देखोगे तो जैसे धान क्या है, जून जुलाई में बोया जाना है ना खरीफ फसल, लेकिन कहीं कहीं धान जो है 3-3 बार लगातार बो जाते हैं, क्योंकि वहां पे वैसे मौसम मिल जाते हैं। अब ये आपको सर्च करना है किस राज्य में धान 3 बार बोया जाता है। बात करते हैं कृषि प्रक्रम के बारे में। कृषि प्रक्रम यानी कृषि की क्रिया करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होगी? तो हमें जरूरत होगी निवेश की। ठीक है, मतलब निवेश की। जब निवेश हम कर लेंगे तो हमें एक प्रक्रिया अपनानी होगी, यानी कृषि की जो प्रक्रिया होती है वो करना पड़ेगा। जब हम निवेश कर लेंगे और सारी प्रक्रियाएं कृषि कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? निर्गत, यानी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा प्रोसेस है, और ये क्या है? आउटपुट। कृषि इनपुट में, निवेश में क्या क्या करना दो तरह के इनपुट होते हैं, दो तरह के निवेश करने पड़ते हैं, एक यांत्रिक और एक भौतिक। तो कृषि में जो यांत्रिक निवेश होती हैं उसमें आ जाएगा जो मशीनें वगैरह होती हैं, परिश्रम, मतलब मानव श्रम, उर्वरक, बीज, यानी वो चीजें जो प्रकृति से हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भौतिक निवेश या भौतिक या फिजिकल इनपुट में क्या आ जाएगा? तो प्रकाश आ जाएगा। फसलों के लिए प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए जिसमें बीज बोना जाना है, ढाल चाहिए कुछ फसलों के लिए ताकि पानी वहां से निकल जाए, तापमान चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें, तापमान चाहिए, आर्द्रता चाहिए, तो ये सब जितनी चीजें हैं जो मौसम और भूमि से जुड़ी हुई है वो आपकी भौतिक निवेश हो जाएंगे। और जो उनके अलावा मानव के द्वारा किया जा रहा है, मतलब लगाया जा रहा है, मशीनें, परिश्रम, उर्वरक, बीज, वो सब क्या हो जाएंगे? यांत्रिक निवेश हो जाएंगे। अब प्रक्रिया को भी दो भागों में बांट सकते हो। एक प्री हार्वेस्टिंग, यानी खेती करने से पहले खेत को तैयार करने के लिए जो सब किया जाता है उसे कहते हैं प्री हार्वेस्टिंग। उसके बाद आप करते हो हार्वेस्टिंग, यानी सब बोना, जोना, जोतना, ठीक है, सब करके छोड़ देते हो, फसल तैयार हो जाती है, उसके बाद उसकी कटाई होती है, उसे कहते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग, यानी अब हार्वेस्टिंग के बाद वाली जो क्रिया हो रही है। उसके बाद जब आप सब कर लोगे तो आपको उसका परिणाम मिलेगा, निर्गत मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, जिसमें आपको फल वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, उसका आप खाइए या ले जाके बाजार में बेचिए। अब ये हम क्यों पढ़ रहे थे कृषि प्रक्रम, निवेश और प्रक्रिया वगैरह? क्योंकि आगे हमें पढ़ना है कृषि की विधियां, तो वहां पे समझने में आसानी होगी। अब देखिए, भारत की जो प्रमुख कृषि है वो क्या है? जीविकोपार्जन है। जीविकोपार्जन कृषि किसे कहते हैं? तो जीविकोपार्जन कृषि जीवन जीने के लिए, यानी जीविका के लिए किया जाता है, जीने खाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा जीविकोपार्जन कृषि होती है। अब मतलब लोग अपने खुद का भरण पोषण करने के लिए जीविकोपार्जन कृषि होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है जनसंख्या होती है ज्यादा और भूमि होती है कम। ठीक है, और चूंकि जनसंख्या ज्यादा है और भूमि कम है तो ज्यादातर दबाव जोर किस पे होगा? उपज पे, कि उपज ज्यादा हो, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और भूमि कम है और उपज ज्यादा होगी तभी जीविकोपार्जन हो पाएगी, सबको खाना मिल पाएगा। ठीक है, ये जीविकोपार्जन कृषि के लक्षण है कि वहां पे ज्यादातर जो कृषि होगी वो जीवन जीने के लिए होगी, वहां पे भूमि की कमी पाई जाती है और उपज पे ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, और ये ज्यादातर मानसून पे यानी मौसम पे डिपेंड होते हैं।
और सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड होती है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी वही तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जीविकोपार्जन, कोई मशीनीकरण ज्यादा इसमें नहीं होती है। ठीक, दूसरी जो है वो है स्थानांतरित कृषि। ये इसे आदिम कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिम कृषि भी, जनजातीय कृषि भी कहते हैं। ये बहुत ही प्राचीन तकनीक है, जनजातीय विधि है। इसमें क्या काम करते हैं? मान लो कोई जंगल है, जो पेड़ वेड़ है, या इसको काट देंगे, काट के इसको जला देंगे, उसके बाद 2-3 साल तक यहाँ पे खेती करेंगे। उसके बाद इसकी उर्वरता खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे फूंक दिया जाता है जो फसल अवशेष होता है। जब ये फसल अवशेष को फूंक देंगे तो 2-3-4 साल करने के बाद इसकी उर्वरता कम हो जाती है। तब ये लोग क्या काम करेंगे? यहाँ से कहीं और जाके फिर वहां की पेड़ों की कटाई करेंगे। सेम प्रोसेस अपनाते हैं, तो इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ की उर्वरता खत्म हो गई तो वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ स्थानांतरित हो गए। ठीक है, ये समझ में आया। अब ये इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आप इसे कर्तन और दहन तकनीक भी कहा जाता है। कर्तन मतलब पेड़ों को काट दो, दहन मतलब फूंक दो, इसे ये तकनीक कर्तन और दहन तकनीक भी कहा जाता है। इसे पैड़ा पद्धति भी कहा जाता है, इसे जूम तकनीक भी कहा जाता है, इसे वालतरे तकनीक भी कहा जाता है राजस्थान में। और ये नॉर्थ ईस्ट में इसको जूम कृषि कहते हैं, पश्चिमी घाट में इसी को कुमारी कृषि मतलब कुमारी कृषि विधि कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तो खिल कहते हैं। क्या कहते हैं? खिल। और पश्चिमी घाट में इसी को कुमारी कहते हैं, और राजस्थान में इसको वालतरे कहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में अपना ये अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में जूम कहते हैं, और इसको पद्धति और कर्तन दहन तकनीक भी कहते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल कृषि, मतलब जूम हो, पैड़ा हो, वालतरे हो, कुमारी हो, खिल हो, या ये सब स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आती है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं मानी जाती, अच्छी नहीं मानी जाती कि पेड़ काट रहे हो, फूंक रहे हो, ऐसे अगर ऐसे होता रहेगा कितने दिन चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। छत्तीसगढ़ में भी होता है ये वाली स्थानांतरित कृषि, उसे वहां पे डेब्बा या डेबर कहते हैं। तीसरी जो कृषि की विधि है वो है विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है? खेत का आकार बड़ा होता है। खेत का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। और खेत का आकार बड़ा है और पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादातर कम होती है। सोच लो, विस्तृत उसका जीविकोपार्जन कृषि का उल्टा है एकदम। वहां पे जोत का आकार कम था लेकिन पॉपुलेशन क्या थी? ज्यादा थी। यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। उसके बाद यहाँ वहां पे मशीनीकरण उतना नहीं था, तकनीक उतना नहीं था। यहाँ पे आधुनिक तकनीकें होती हैं, जोत का आकार बड़ा है, आधुनिक तकनीकें होती हैं, भारी मशीनों का यूज होता है। अब चूंकि ये सब करना है, भारी तकनीकें रखना है, भारी मशीनें रखना है, आधुनिक तकनीकें रखना है, तो पूंजी का खूब निवेश करना पड़ेगा, तो पैसा भी खूब लगता है। तकनीकें किस चीज की होंगी? सिंचाई के अच्छे साधन होंगे, और बीज अच्छी क्वालिटी के होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे। तो ये सब कृषि, मतलब विस्तृत कृषि कहाँ होती है? तो ये होगा डेवलप नेशन में, यूएसए, कनाडा, यूरोप, है ना। जो विकसित राष्ट्र हैं, जो पैसे वाले देश हैं, वहां पे क्या होगा? एक्सटेंसिव कृषि होती है। भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, तो भारत में भी इसको, मतलब कुछ राज्यों में जैसे पंजाब और हरियाणा में ये एक्सटेंसिव कृषि किया जाने लगा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। क्योंकि वहां भी मतलब जो खेत थे उसके भूखंडों का चकबंदीकरण किया गया, बड़े भूखंड बनाए गए, नहरें निकाली गई, और उच्च उत्पादकता वाली बीज लाए गए। जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी ना, उसके जो मूलभूत लक्षण थे वो यही थे कि जो जोत का आकार बड़ा करना था, और उच्च उत्पादकता वाले बीज, और सिंचाई के लिए बड़ी परियोजनाएं। ठीक है, ये याद रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन कभी आ गया तो समझ जाना। उसके बाद अब जहां वे विस्तृत कृषि होगी वहां पे, अब चूंकि पॉपुलेशन कम है, सब तो खाएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है वहां पे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी, या ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कच्चे माल को, टमाटर को केचप बना देंगे, चावल को मैगी में बदल देंगे, और पिज्जा बर्गर वाले जो बेस होते हैं, पाव रोटी, ब्रेड, उन सब में बदल देंगे। ठीक है, तो वहां पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी खूब विकास होता है जहां पे विस्तृत कृषि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि वाणिज्यिक क्रियाएं ज्यादा होती हैं, मैंने बताया, सप्लाई चेन भी बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वहां पे मार्केट होते हैं, और जो बच जाता है उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद आता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? इसे कॉमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं। अब वाणिज्यिक कृषि में वो फसलें बोई जाती हैं जिससे उनको लाभ कमाना है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि हमेशा लाभ कमाने के लिए की जाता है, खाने पीने के लिए नहीं की जाती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये अंतर है बाकी और सब कृषियों से।
इसमें वो फसलें बोई जाएंगी जिससे उनको लाभ कमाया जा सके, जो मार्केट में जिसका डिमांड होता है। और ये चूंकि इनको लाभ कमाना है, उत्पादकता ज्यादा बढ़ाना है, तो खूब कीटनाशक का, खूब रसायन का और खूब फर्टिलाइजर का यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। ठीक है। और जो प्रोडक्शन का पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड क्या है। कभी मार्केट में कपड़े का डिमांड हो गया तो ये खूब कपास उगाएंगे, मार्केट में डिमांड हो गया चाय की, ये चाय उगाएंगे। ठीक है। तो मतलब जिस तरह का मार्केट में डिमांड रहती है लाभ कमाने के लिए, वैसी वाणिज्यिक वैसी कृषि होती है। इसमें निवेश थोड़ा भारी भरकम करना पड़ता है क्योंकि पैसे लगते हैं, और टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए, बीज क्योंकि बीज अच्छे चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोसेस जो है उसको अच्छा मशीनीकरण करना पड़ता है, अच्छा अपनाना पड़ता है, तो पैसे ज्यादा लगते हैं। तो इसे वाणिज्यिक कृषि का जो लक्षण है वो ध्यान रखना कि उसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है। कीटनाशकों का खूब प्रयोग करते हैं, प्रोडक्टिविटी पर ज्यादा जोर देते हैं, और टेक्नोलॉजी और निवेश अच्छा होता है। यही चीजें इसमें भी है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो है लाभ का वो नहीं होता, बल्कि खाद्यान्न फसलें सब सारी फसलें होती है। मार्केट को ध्यान में रख के ये उतना नहीं होता, इसका सारा फोकस लाभ पे होता है। तो विस्तृत और वाणिज्यिक कृषि में अंतर थोड़ा सा यही है। भारत में अगर आप कॉमर्शियल एग्रीकल्चर देखोगे तो ज्यादा उतना मतलब फेमस नहीं है। लेकिन अगर जैसे हिमाचल में चले जाओ ना, तो वहां पे जैसे आलू, वहां पे दो चीजें देखोगे। हिमाचल में जो मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट है, हिमाचल के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमें आलू उगा के दो। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी आगे पढ़ेंगे, वो अलग चीज है। पर वहां पे आलू जो किसान उगा रहे हैं किस लिए? लाभ के लिए। ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि हो गया। उसके बाद आता है बागबानी, रोपण या बागाती भी कहते हैं। बागवानी कृषि को बागाती भी कहीं कहीं कहते हैं। प्लांटेशन इसका इंग्लिश है। ये फॉर्म बेस्ड कृषि होती है, यानी जो बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, दार्जिलिंग में चाय का बागान, चाय का फॉर्म, और दक्षिण में जाइए, दक्षिण भारत में तो कॉफी के फॉर्म, नारियल के फॉर्म, केले के फॉर्म, मतलब केले के बागान, नारियल के बागान, चाय के बागान। तो ये फॉर्म बेस्ड होता है। फॉर्म बेस्ड क्या होता है कि वहां पे चूंकि लेबर ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो लेबर को रहने की जो व्यवस्था होती है वो खेत के पास ही कर दिया जाता है। और जो स्टोरेज, चूंकि फसल काटेंगे, नोचेंगे, तो सब कहाँ रखेंगे? तो उसके लिए वहां पे लॉजिस्टिक की सुविधा होती है, यानी रखने की सुविधा होती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क वड़क होती है वहां पे, तो वो उसी को कहते हैं फॉर्म बेस्ड बागानी। ठीक है। यहाँ पे उन्नत बीज का इस्तेमाल किया जाएगा, नई तकनीक वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, पूंजी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, श्रमिकों की जरूरत होती है, उत्पाद जो होता है कच्चे माल के रूप में होते हैं, और उन्हें इंडस्ट्री तक ले जाया जाता है। ठीक है। ये सब लक्षण है बागानी कृषि के। उतने इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी कथन में पूछ लेता है तो समझना, बस अंतर समझ जाओ निम्नलिखित में से कौन बागानी कृषि को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। या सही कथन है, या कथन ही देगा कि इसे ये बागानी फसल होती है, अब उसमें सही गलत छांटना हो, या कभी मिलान करने को दे देता है। एक तरफ बागानी कृषि, एक्सटेंसिव विस्तृत कृषि, जीविकोपार्जन कृषि, झूम कृषि लिख देगा, और दूसरी तरफ छोटे ही लाइन में उसकी परिभाषा लिख देगा। तो ये सब समझना जरूरी है। उसके बाद आता है जैविक कृषि। जैविक कृषि क्या होता है? नाम से ही लग रहा है कि सब कुछ जैविक यूज होगा, सब कुछ माइक्रोबियल, बायो फर्टिलाइजर, मतलब जो भी बायो से शुरू होगा वही यूज होगा। इसमें केमिकल नाम की चीजें नहीं होंगी, कृत्रिम रासायनिक खाद नहीं होगी, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होगा। कीटनाशक भी होंगे, वो भी जैविक होंगे, गोबर होगा, गौमूत्र होगा, है ना, ये सब चीजें यूज होंगी। तो कीटनाशक के लिए ठीक है, ये सब तो जानते ही हो आप लोग। कुछ देखिए माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट का यूज करते हैं, जैसे शैवाल हो गया, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, माइकोराइजा हो गए, और एक होता है आपका वर्मी कल्चर, मतलब केचुआ। इन सब का भी यूज करते हैं किसमें? जैविक खेती में। ठीक है। जो कि शैवाल वाल तो नेचुरली उगते हैं ना, कोई इसमें केमिकल तो होता नहीं है, तो ये सब चीजें उगते। बैक्टीरिया जो खेतों में चीजों को सड़ा गला के खाद में बदल दें, फंगस भी होते हैं सड़ा गला के खेत में बदलते हैं। तो इन सब का उपयोग खेत में जैविक खेती के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक खेती भी इसी का पार्ट है जैविक खेती में। इसमें बायोपेस्टिसाइड का यूज होता है। बायोपेस्टिसाइड मतलब जो जैविक कीटनाशक हैं, वही गोबर वगैरह या फिर कोई बैक्टीरिया, कोई सड़ा गला पदार्थ कुछ बनाते हैं वैसे। ठीक है। वो सब यूज होते हैं। उसके बाद मिक्स क्रॉप का यूज करते हैं। प्राकृतिक खेती में मिक्स क्रॉप का यूज करते हैं, मतलब कई फसलें एक साथ बोया जाएगा, अलग अलग फसलें बोया जाएगा। अल्टरनेट फसलें बोते हैं, मतलब एक के बाद कभी गेहूं, कभी दाल, कभी कुछ, ऐसे फसल बदलते रहते हैं। चक्रीकरण में बदल देंगे। जो क्रॉप पैटर्न है वो भी बदलता रहता है। ठीक है।
तो आज के समय में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है उसे मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं। अब मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक कौन थे? ये थे अल्बर्ट हावर्ड। ये तो जबरदस्ती का नाम दे दिया गया है। अगर आप बहुत पीछे चले जाओ, जब रसायन कोई बनाता ही नहीं था, अभी जो भी जनजातियां कहाँ पाती हैं खेत में अपने खाद डालने के लिए, रसायन डालने के लिए, यूरिया डालने के लिए, वो तो वैसी तकनीक अपना रही है ना। तो ये तो जबरदस्ती मतलब कि हाँ मॉडर्न ऑर्गेनिक, ये तो प्राचीन काल में होता ही था सब कुछ ऑर्गेनिक। आज भी जो लोग खाद पानी नहीं डाल पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे, ऑर्गेनिक ही करते हैं, भगवान भरोसे सब छोड़ दे रहे हैं डाल के, केचुआ उसी में पैदा हो रहा है, सड़ा गला रहा है। ये तो मतलब ठीक है, विदेशियों का अपना क्रेडिट लेना है। तो अल्बर्ट हावर्ड को मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग का जनक कहा जाता है। मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने वाला पहला देश क्यूबा था, ठीक है, क्यूबा। और भारत का जो पहला पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य बना है वो कौन सा है? ये सिक्किम, ठीक है। जैविक कृषि करने का फायदा ये है कि इसमें लागत कम आती है, क्योंकि कृषि रसायन खरीदने नहीं है, सब कुछ प्राकृतिक यूज करना है। इसकी कमी ये है कि इसमें प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम है। और आज के जमाने में फायदा ये है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा विदेशों में बढ़ रही है और शहर के अमीर वर्गों में बढ़ रही है। तो इससे किसान अपना फायदा उठा सकते हैं इसका। स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि कोई रसायन नहीं यूज हो रहा है। पर्यावरण के लिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि कोई रसायन यूज नहीं हो रहा है, रासायनिक पॉल्यूशन नहीं फैल रहा है। और साथ साथ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है क्योंकि उससे संसाधनों का चक्रीकरण भी होता रहता है, उसका बचाव होता है, प्रदूषण नहीं होता। इसे जान लिया, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, जल धारण क्षमता भी बनी रहती है, उसका नुकसान नहीं होता। ये सब जैविक कृषि के लाभ है। उसके बाद एक होता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर जलीय कृषि। इसमें क्या होता है, जो जलीय जीव होते हैं और जलीय वनस्पतियां होती हैं, जो जलीय शैवाल होते हैं, उनकी कृषि को एक्वाकल्चर कहते हैं या जलीय कृषि कहते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में होता है। मान लीजिए जिस चीज की कृषि करनी है उसकी वातावरण कैसा है, कैसे वातावरण में वो रहते हैं, जो अगर जीव हैं या वनस्पतियां हैं तो कैसे वातावरण में उगती हैं, वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको वहां पे वैसी कृषि करना होगा। तो ये इसका जो एक्वाकल्चर है तो उसमें जलीय जीव और जलीय वनस्पतियों का कृषि होती है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर या नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। लेकिन ये मछली पालन नहीं है, ध्यान रखना। एक्वाकल्चर जो है उसकी दो चीजें खास है, जलीय जीव और जलीय वनस्पति और नियंत्रित वातावरण कभी आ जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखना। उसके बाद इसमें जो है ना उभयचर जो होते हैं वो पानी और स्थल दोनों के बीच में रहते हैं या दोनों पे रह लेते हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता। तो ये ध्यान रखना, मेंढक, मगरमच्छ, केचुआ जैसी चीजों को इसमें शामिल नहीं किया जाता एक्वाकल्चर में। आगे एक शब्द है एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स ध्यान से देख लो, वो था एक्वाकल्चर, ये है एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स ऐसी कृषि होती है जिसमें मिट्टी का यूज नहीं होता है। एक्वापोनिक्स में क्या होता है, मिट्टी का यूज नहीं होता है। इसमें मछली और फसल या पौधे दोनों एक साथ पाए जाते, मतलब दोनों एक साथ किए जाते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे एक टैंक बनवा लेंगे, उस टैंक में कुछ जाल वाल लगवा लेंगे, ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा रहेगा, इसमें पौधे हो जाएंगे, पौधे के बीज डाल देंगे और यहाँ पाल देंगे मछलियाँ और इसमें भरा रहेगा पानी। पौधे उगेंगे, मिट्टी नहीं है इसमें, पौधे उगेंगे, उनकी जड़ें पानी में जाएंगी, मछलियाँ यहाँ पे होंगी और वो मछलियाँ क्या करेंगी, वो जो मछलियों का मतलब जो मल होगा मछलियों का वो पौधों के लिए पोषण होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ, तो एक्वापोनिक्स में मिट्टी का यूज नहीं होता, खास बात यह है। और मछली और पौधे, टमाटर, यहाँ पे टमाटर लगा देंगे, सलाद वाले पौधे लगा देंगे, तो वो सब चीजें तो साथ में उगाई जाती हैं, ठीक है। इसे किचन गार्डनिंग भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, किचन गार्डनिंग, ओके। जैसे ये मैंने बना के रखा था, यहाँ पे ये पौधे हैं, ये मछलियां हैं, पानी में टैंक है कोई, ठीक है, मिट्टी का यूज नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है समुद्री कृषि, ठीक है। समुद्री कृषि में क्या होता है, समुद्री शैवालों का उत्पादन किया जाता है। वो उत्पाद जो समुद्र में पाए जाते हैं, चाहे शैवाल हो गए, चाहे वो हो गए जीव। अब चूंकि मैं शैवाल क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि समुद्र में एक शैवाल पाया जाता है, उसे कहते हैं क्लोरेला। क्लोरेला क्या होता है, ये इतना हाई प्रोटीन युक्त शैवाल होता है कि इसे आंतरिक यात्रियों को, जो आंतरिक यात्री जाते हैं, जो ये लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें इस क्लोरेला का प्रोटीन टैबलेट बना के दिया जाता है, वहां पे खाते हैं, प्रोटीन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ समुद्री कृषि कहाँ बढ़ावा दिया रहा है, तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में भी इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। उसके बाद आता है एक सहकारी कृषि। इस बार आपने देखा भी 2025 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो सहकारी चीजों जितने भी है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सहकारिता में क्या होता है, कुछ लोग साथ मिलकर आते हैं और एक सहकारी संगठन बनाते हैं और वो आपस में मिलकर
कृषि करते हैं। अब चूंकि सबके पास मान लो कोई खेती करना किसी चीज की, सबके पास उतना पैसा नहीं है कि एक आदमी कर पाए, तो सब लोग, कुछ लोग, सब 2 4 10 लोग 15 लोग जितने भी हों, वो साथ मिलके आएंगे और एक संगठन बनाएंगे। उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं कि कृषि सहकारी संगठन या कुछ भी। तो वो मिलकर खेती करेंगे। उसे वैसे उस खेती को क्या कहते हैं? उस खेती को कहते हैं सहकारी कृषि। ध्यान रखना, इसके जो डिसीजन होते हैं, मतलब जो इस संगठन में मेंबर, सहकारी संगठन जो बना है उसके जो मेंबर होंगे, उसमें पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक होती है। लोकतांत्रिक होने का मतलब यह है कि कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेगा, बल्कि सारा फैसला, मतलब फैसला जो लिया जाएगा वो सभी के सहमति से लिया जाएगा। जैसे मान लो 8 10 15 20 किसान है, वो लोग अपना सारा खेत मिला के एक कर दिए, मतलब अब जोत का आकार बड़ा हो गया, सारे लोग पैसा लगा के मशीनें खरीद लिए, बीज खरीद लिए, मिलकर खेती कर रहे हैं। तो ऐसी इस तरह की कोई भी कृषि सहकारी कृषि कहलाती है, ये ध्यान रखना। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है, और इसको जो राज्य सरकारें हैं उसको नियंत्रित करती हैं। इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सोसाइटी सहकारी कोऑपरेटिव एक्ट के तहत। ये सब चीजें याद रखना। उसके बाद एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अपने यहाँ जो कृषि बिल को लेकर इतना विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसका कारण था क्योंकि वो जो बिल आए थे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ही आए थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होती है? इसमें कंपनी होगा और किसान होगा। कंपनी और किसान के बीच एक समझौता होगा, एक अनुबंध होगा या एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। किस चीज के लिए? उत्पाद खरीदने के लिए। कंपनी के पास खेत है, किसान के पास खेत है, कंपनी के पास फैक्ट्री है। मान लो उसे केचप बनाना है, ये कंपनी केचप बनाना है, तो वो जाएगी किसान के पास कि भाई तुम टमाटर उगाओ, मैं तुम्हारा सारा टमाटर खरीद लूंगा और मुझे केचप बनाना है। ये कहेंगे अगर तुम नहीं खरीदोगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो कुछ बोऊंगा, सिर्फ टमाटर बोऊंगा, मैं टमाटर कोई लेगा नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये कहेंगे नहीं तुम, मतलब इसीलिए पहले से मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो शर्तें होती हैं, वो पहले से डिसाइड हो जाती हैं। तो शर्तें क्या होती हैं? शर्तें ये होती हैं कि किसान कहेंगे मैं टमाटर तो उगाऊंगा, लेकिन तुम जो है इतने दाम पे खरीदोगे, आगे चल के दाम कुछ भी रहे, लेकिन मैं टमाटर तुमको इतने पे ही बेचूंगा। तो ये कहेंगे ठीक है, तो ठीक है। मतलब शर्त क्या है कि जो टमाटर की कीमत थी वो पहले से डिसाइड हो गई। अब कंपनी वाला कहेगा लेकिन ध्यान रखना कि मुझे मतलब एक खास क्वालिटी का टमाटर चाहिए। तो ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी अपनी शर्तें होंगी वो पहले ही डिसाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब फसल होगी तो कंपनी जाएगी खरीदेगी किसान से और किसान को मुनाफा होगा। अब इसमें जो है किसान के पास खेत है तो कंपनी उसको पैसा देगी, यानी इन्वेस्ट करेगी खेत में, उसको बीज देगी, मशीनें देगी, तकनीकें देगी, जो उसको फसल चाहिए वो उगाने के लिए। किसान क्या करेगा? अब देखो, इनपुट का जो यांत्रिक इनपुट है वो कौन दे रहा है? कंपनी। लेकिन जो लेबर वाला काम है, भूमि किसके पास है? वो किसान के पास है। ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करेंगे और फसल उगाएंगे, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सारी शर्तें पहले से डिफाइन होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक आ गया ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या होता है? तो ट्रक फार्मिंग कुछ नहीं, बस ये जो ट्रक लिखा हुआ है ना, ट्रक, हाँ वही चलने वाली ट्रक जिसमें सामान लेकर जाते हैं, उसी के नाम से बना है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में होता है, शहरी जरूरत को पूरा करने के लिए। शब्दावली पे ध्यान देना, ट्रक फार्मिंग ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में होता है, शहरी लोगों की जरूरतों को पूरा करने, या शहरी शब्द हटा दो, उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है, ज्यादातर इसमें सब्जियां और फल उगाए जाते हैं और ये शहर के आसपास ही होते हैं, मतलब जहां इनको बेचना है या जहां इनकी खपत होनी है उसके आसपास ही होता है। क्यों? क्योंकि ताकि ये उसी समय सिर्फ खेत से सीधे उपभोक्ता तक पहुंचा दें ट्रक में लाद के। तो खेत से ट्रक में लाद के सीधे उपभोक्ता तक या शहरों में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह की जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग में ये 2-3 बार क्वेश्चन आया, ट्रक फार्मिंग क्या है या ये खेती किसे कहते हैं? तो ज्यादातर ये शहरों के पास होता है, खेतों से उगा के सीधे शहरों में मतलब शहरों के आसपास होता है, तो खेतों से उगा के कस्टमर को पहुंचा दिया जाता है ट्रक में लाद के, या मतलब बाजार में गिरा दिया जाता है। उसके बाद कुछ और कृषि हैं, उनको देख लेते हैं जो स्पेसिफिक रूप से है, जैसे सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट का उत्पादन होता है। एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। विटीकल्चर में क्या होता है? अंगूर का फसल उगाई जाती है। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? तो फूलों की खेती की जाती है। वर्मी कल्चर में क्या होता है? केचुए का उत्पादन किया जाता है, केचुए की खेती होती है। पोमी कल्चर में क्या होता है? पोमी कल्चर में फल की खेती होती है या फल की कृषि होती है। ओलेरी कल्चर में क्या होता है? ओलेरी कल्चर में सब्जी उगाई जाती है। पीसी कल्चर में क्या होती है? मछली
मछली मतलब मछली पालन किया जाता है, मतलब जैसे कोई फूल उगा रहा है तो उसे कहेंगे कौन सा खेती कर रहे हो या कौन सी कृषि कर रहे हो, तो फ्लोरिकल्चर, तो एक नाम रख दिया गया है बस। हॉर्टिकल्चर में बागबानी को कहते हैं। एरोपोनिक्स, जैसे आपने हाइड्रोपोनिक्स देखा था ना, वैसे एरोपोनिक्स है, इसको हवा में जो कुछ फसलें मतलब उगाई जाती हैं, कुछ पौधे हैं विशेष। इसी तरह कुछ कृषि में सुधार लाने के लिए कुछ क्रांतियां हुई थी। तो किस फसल के लिए कौन सी क्रांति हुई, कौन सुधार के लिए, वो देखते हैं। जैसे हरित क्रांति किस लिए हुई थी, इसमें खाद्यान्न के लिए। विशेषता क्या थी कि उच्च उत्पादकता वाले बीज का उपयोग करना, पेस्टिसाइड वगैरह लाना और मशीनों का यूज करना, सिंचाई व्यवस्था अपनाना, उच्च उत्पादकता वाले बीज, ध्यान रखना सिंचाई व्यवस्था सब जानती हो। उसके बाद श्वेत क्रांति हुआ था अंडा उत्पादन के लिए। नीली क्रांति हुई थी मछली उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति संबंधित है चमड़ा और कोको मतलब वही चॉकलेट वगैरह। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, चमड़ा क्रांति से। रजत क्रांति यानी सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है, अंडा और कुक्कुट एक अंडा का पप्पा जो मीट खाते हैं। पीली क्रांति किससे हुई थी, तिलहन से। काली क्रांति किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ी हुई क्रिया को क्या कहते हैं, ब्लैक रेवोल्यूशन। ठीक है, तो लाल क्रांति या रेड रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा, प्याज और औषधियों से। ज्यादातर आप उस नमक और मतलब फसल का कलर और नाम जो है वो दे के मैच कर ही सकते हो। सनराइज रेवोल्यूशन या सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी से। तो सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से जो संबंधित है क्या, सूर्योदय। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, जैविक खेती से। जैविक खेती से क्या संबंधित है, सदाबहार। और एक है सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, कपास से। गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू से। अमृत क्रांति किससे संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजनाओं से। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो शहद से। जैसे सिल्वर क्रांति था, रजत क्रांति है ना, अंडा वंडा से था, वैसे स्वर्ण क्रांति किससे है, शहद। शहद का कलर कैसा होता है, गोल्डन टाइप का। अच्छा, आपको पता है क्रांति और आंदोलन में अंतर पता है। आंदोलन जो होता है ना वो सुधार के लिए होता है, आंदोलन जो होता है सुधार के लिए होता है। क्रांति जो होती है वो पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तन के लिए होता है। जैसे अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ, व्यवस्था परिवर्तित हुआ, राजनीतिक कोई जो व्यवस्था थी परिवर्तित हुआ नहीं। अंग्रेज चले गए तो भारत मतलब स्वदेशी शासन हो गया, लेकिन जो शासन का तरीका था कि लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, कानून का शासन होगा, वो सब वही रह गया। ठीक है, लेकिन अमेरिका क्रांति और फ्रांस क्रांति क्या था, फ्रांस की क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो उससे पहले वहां पे राजशाही शासन था, राजा थे, कोई ये कानून नहीं, संसद कुछ नहीं था। लेकिन जब क्रांति होती है तो शासक को हटाया जाता है और पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है और कानून का शासन होता है। तो एक मतलब व्यवस्था परिवर्तन किया गया। तो जहां पे व्यवस्थागत परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं क्रांति। इसीलिए खेती में भी देख लो क्या हुआ कि मतलब जो पारंपरिक बीज थे उसे हटा दिया गया और उच्च वैरायटी के बीज लाए गए, रासायनिक खाद लाए गए, छोटे छोटे बड़े बड़े नहर निकाले गए, तो मतलब व्यवस्था परिवर्तन किया गया, उसे क्रांति कह दिया गया। ठीक है, इतना समझ में आज के लिए बहुत इतना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और समझ में नहीं आता अंतर, तो इसे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो हमारा एग्रीकल्चर का ज्यादातर हमने रिवीजन कर लिया है, करंट से लेके बेसिक तक। ओके, धन्यवाद।